हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा लेक्चर नंबर 83 में आपका स्वागत है। तो बेटा जी देखो, प्रीवियस लेक्चर 82 में अपन ने सबसे पहले पुष्प के मादा जननांग क्या होते हैं, जायांग होते हैं। जायांग किसका समूह बेटा? अंडप का, यानी जायांग की इकाई क्या है? अंडप है। यस बेटा। कार्पल है, और कार्पल किसके तुल्य थी? गुरु बीजाणु प्रण के तुल्य थी, मेगास्पोरोफिल। फिर कार्पल के 3 भाग थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय। अंडाशय में आप जानते हो कि ओवरियन कैविटी, वहाँ लोक्यूल्स होते हैं, और लोक्यूल्स में अपन बात रहे कि हो सकते हैं बीजांड। तो वहाँ प्लेसेंटा से बोर्न होता है बीजांड, ओव्यूल। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल। तो आपने बीजांड की संरचना पढ़ी थी बेटा, और बीजांड गुरु बीजाणुधानी है। यस। और बीजांड का जो मुख्य भाग है वो न्यूसलस उत्तक है उसका, मतलब बीजांड का उत्तक। तो वहाँ एक घटना होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। तो अब बेटा अपन नेक्स्ट उस घटना के बारे में पढ़ते हैं, और वो घटना आपकी है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। यस। यानी आप जानते हो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो पहली इवेंट होती है स्पोरोजेनेसिस, तो वहाँ नर के लिए आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा और माइक्रोस्पोर बनाया। अब फीमेल के लिए यहाँ पर क्या पढ़ोगे? मादा के लिए क्या पढ़ोगे? मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोर बनाओगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस यानी बेटा गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। यस बेटा। अब देखो वही बात, साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहां अपन साइट की बात करेंगे। तो देखें साइट की बात करेंगे तो साइट क्या है बेटा? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी साइट आपकी मेगास्पोरेंजियम यानी क्या बेटा? गुरु बीजाणुधानी। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए बेटा जी, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं कि साइट मेगास्पोर, तो यहां पर डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होगी? यानी बेटा डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? तो आप समझ रहे हैं कि डेफिनेशन, परिभाषा। तो आप कहोगे बेटा कि द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, और आप समझ सकते हैं कि यह किसके द्वारा संपन्न होगा? मियोटिक डिवीजन, स्पोरिक मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, स्पोरिक मियोसिस। यस बेटा। यह सीधी सी बात करें कि आप समझ रहे बेटा कि द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, the formation of haploid megaspore from megaspore mother cell, by meiosis, जो रिडक्शन डिवीजन। तो बेटा देखो, द फॉर्मेशन of haploid megaspore from megaspore mother cell by meiosis, meiotic division, reduction division, known as megasporogenesis, known as megasporogenesis।
जेनेसिस। इस प्रक्रम को आप क्या कहते हो? गुरु बीजाणु जनन। यस बेटा, क्लियर। और ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि मेगास्पोरेंजियम में गुरु बीजाणु धानी में होती है। और आपको पता है कि गुरु बीजाणु धानी का मेन भाई न्यूसेलस है, उसके बाद अध्यावरण होते हैं। तो जो न्यूसेलस है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ओव्यूल है, गुरु बीजाणु धानी है, उसका जो न्यूसेलस पार्ट है उसमें से केवल एक कोशिका विभेदित होती है और उसको आप कहते हो एमएमसी। क्या कहते हो? एमएमसी। क्लियर बेटा? तो आप समझ रहे हैं कि बीजांड द्वारीय सिरे पर माइक्रोपाइलर एंड, बीजांड द्वारीय सिरे पर न्यूसेलस से, यानी बीजांड का उत्तक से, न्यूसेलस से एक कोशिका विभेदित होती है। एक कोशिका विभेदित, डिफरेंशिएट होती है, जिसे एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। यस बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। यस। और अब आप जानते हो कि इस मेगा स्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। तो फर्स्ट आपका होगा तो डायड बनेगा, एंड देन फिर सेकंड होगा तो क्या बनेगा? टेट्राड। और आप जानते हो बेटा कि ये जो एमएमसी है, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल एक सघन जीवद्रव्य युक्त, सघन जीवद्रव्य युक्त यानी डेंस प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, व्रत केंद्रक युक्त बड़ी कोशिका है। बड़ी कोशिका है, यानी बेटा तो जो एमएमसी है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, वो जो न्यूसेलस से डिफरेंशिएट हुई, वो एक लार्ज सेल है कंटेनिंग डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, है ना। तो आप कहोगे कि एमएमसी इज ए लार्ज सेल containing dense protoplasm and prominent nucleus, यानी व्रत केंद्रक युक्त आपकी होती है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यस बेटा। और इस लार्ज सेल को आप क्या कहते हैं? एमएमसी। क्या कहते हो? एमएमसी। और अब ये एमएमसी ही मियोटिक, बार बार कह रहा हूं कि एमएमसी मियोटिक डिवीजन में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यस बेटा। तो आप कहोगे कि फिर जो एमएमसी है, एमएमसी मियोटिक डिवीजन के द्वारा मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोटिक डिवीजन के द्वारा फोर हैप्लॉइड, 4 अगुणित 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। यस। जो रेखीय रूप में व्यवस्थित होकर लीनियर टेट्राड बनाते हैं। यस बेटा। और बाद में आप जानते हो कि जब 4 ग्रुप बीजाणुओं का केवल लीनियर टेट्राड बनेगा, वहां कई टाइप के बनते हैं, केवल लीनियर टेट्राड बनेगा। और फिर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से 3 ग्रुप बीजाणु अभ्रष्ट हो जाएंगे और चेलेजा की तरफ 1 ग्रुप बीजाणु रहेगा फंक्शनल, और वो फिर आप आगे जाकर आपका फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक बनाएगा। तो पहली घटना आपकी होगी मेगा स्पोरोजेनेसिस, देन उसके साथ सेकंड इवेंट आपकी होगी मेगा गैमेटोजेनेसिस। पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, फिर फंक्शनल मेगा स्पोर, कार्यात्मक गुरु बीजाणु,
और फिर आप जानते हो उस कार्यात्मक गुरु बीजाणु के अंदर ही आप जानते हो कि गैमेटोजेनेसिस, यानी फिर आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, मादा युग्मोद्भिद बनेगा जिसमें फीमेल गैमेट होगा एग। यस बेटा, यस। तो अब देखो अपन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी सारी मैंने आपको बता दी, लिखवा दी। अब मैं आपको बात करता हूं कि इसका डायग्रामेटिक व्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आप देखिए इसका डायग्रामेटिक व्यू जो मेगास्पोरोजेनेसिस की घटना को बताता है। तो बेटा देखिए आप, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन का डायग्रामेटिक व्यू। यस बेटा, तो ध्यान दें कि मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन, अपने बताया था कि साइट उसके स्थल क्या है, तो स्थल है आपका मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी या न्यूसेलस, उसी को आप कहते हैं न्यूसेलस कोई। फिर वो जो इंटीग्यूमेंटेड हो जाते हैं, अध्यारोणयुक्त हो जाते हैं, तो उसको आप कहते हो बीजांड। यस, और फिर इंटीग्यूमेंटेड हो जाते हैं उसको क्या कहते हो आप, बीजांड कहते हो बेटा। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है इस बीजांड का या उस गुरु बीजाणुधानी न्यूसेलस है, यानी सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, न्यूसेलस। मैंने आपको बताया था बेटा कि न्यूसेलस बीजांड का उत्तक जो एक संहत है, और आपको अच्छे से पता है कि न्यूसेलस का कार्य क्या है। न्यूसेलस का कार्य एमएमसी का निर्माण, मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण, एमएमसी का निर्माण, और बाद में जब गुरु बीजाणु बनेंगे तो उनको पोषण देगा। बाद में जब मेगास्पोर बनेंगे भी आगे तो उसको क्या देगा, पोषण देगा। तो बेटा देखो ये न्यूसेलस बीजांड का उत्तक, एमएमसी का निर्माण। और अब आप समझ सकते हो यानी होता क्या है कि जो न्यूसेलस भाग होता है, संहत होता न्यूसेलस, उस न्यूसेलस में से एक कोशिका डिफरेंशिएट होती है, एक कोशिका विभेदित होती है, और जो कोशिका विभेदित होती है उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल 2n। ये न्यूसेलस की सभी कोशिकाएं 2n है, द्विगुणित है। तो उसमें से एक कोशिका विभेदित होती है जिसको आप कहते हो मेगास्पोर मदर सेल, जो 2n है, द्विगुणित है। यस बेटा, मेगास्पोर मदर सेल। और आपको मैंने बता दिया कि ये देखो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल लार्ज है कि नहीं है, लार्ज है, बड़ी है, लार्ज। और उसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म है कि नहीं है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। यस, सघन जीवद्रव्य है कि नहीं है। और इसमें प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियस, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बोलते हैं अपन जो मेरिस्टेम का ही विभाजन की वापस क्षमता आई है ना, तो मेरिस्टेम सेल की मतलब विशेषता होती है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो ये इसका अपन बात उठा कि क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जो 2n है, न्यूक्लियस। यस बेटा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो अब आप जानते हो कि अपने की सीधे बीजांड स्ट्रेट, वहां अपन ने लिया था एनाट्रोपस, वो आप जानते हो एनसीईआरटी में पहले सीधे बीजांड के अकॉर्डिंग बता रखा है गुरु बीजाणु जनन, फिर गैमेटोजेनेसिस भी सीधे के अकॉर्डिंग, और लास्ट में आपको एरो को ऐसे कर रखा है, एनाट्रोपस की तरह बता रखा है। बात को समझे, तभी तो आपको ये एंड क्या दिया है, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड बीजांड द्वारा शीर्ष, और ये आपका अपना बात है चैलेजल एंड है। क्या है बेटा, चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। अब अगर 180 डिग्री पे घूम जाएगा, अगर 180 डिग्री पे घूम जाए, 180 डिग्री घूम जाए तो वो हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड, और वो क्या हो जाएगा, चैलेजल एंड। वो तो न्यूसेलस तो होता ही है। बात को समझे। तो देखो मैं आपको बता दूं कि भाई ये एक सेल डिफरेंशिएट होती है, और ये एमएमसी डिफरेंशिएट होती है माइक्रोपाइलर रीजन की ओर, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन की ओर ये एमएमसी डिफरेंशिएट होती है मेगास्पोर मदर सेल। हो गई बेटा डिफरेंशिएट, विभेदित हो गई आराम से डेंस प्रोटोप्लाज्म में। और एक ही सेल होती है, ध्यान रखना, एक ही सेल, स्पोरजिनस सेल, स्पोरजिनस से एक ही सेल विभेदित होती है। वहां स्पोरजिनस सेल जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, वहां स्पोरजिनस टिश्यू की हर सेल पीएमसी बनती है, प्रत्येक कोशिका क्या बनती है, पीएमसी। यहाँ एक ही एमएमसी बनती है। ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा लिख रखा है। और यहाँ थोड़ा सा आप इंग्लिश एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ना, हिंदी में एक लाइन गलत दे रखी है, बात को समझे, तो हिंदी में गलत दे रखी है, इसलिए आप इंग्लिश एनसीईआरटी से लाइन पढ़ना यहाँ पर, बात को समझे। अब देखो बेटा, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में ये जो 2n है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में इस एमएमसी में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी वो मियोसिस होगा। तो मियोसिस के 2 कैरियोकाइनेसिस होते हैं, मियोसिस में 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस 2 टाइम होता है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार ही होता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस 2 बार होता है। तो उसको अपन नाम देते हैं मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, वो एक ही मियोटिक डिवीजन है। तो बेटा देखो अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, मतलब मियोटिक डिवीजन होगा। जैसे ही मियोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट, यानी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और साथ में फिर साइटोकाइनेसिस, केंद्र की विभाजन फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। तो आप जानते हो इस न्यूक्लियस में जैसे ही डिवीजन होगा तो बेटा आपके सामने क्या बनेगा, डायड, यानी मेगास्पोर डायड बनेगा।
मेगास्पोर क्या बनेगा बेटा, डायड। तो देखिए आप इस रूप से ये बेटा आप समझ सकते हो कि मेगास्पोर डायड बन गया, यानी डायड मियोटिक फर्स्ट हुआ ना, तो आप समझ रहे हो आपके सामने, यानी क्या बन गया बेटा, डायड बन गया, मेगास्पोर डायड। ये लो जी, डायड बन गया, द्विक जिसको कहते हैं, और सूर्य आप जानते हैं। और चारों तरफ आप समझ सकते हैं कि वो अभी न्यूसेलस से डिफरेंस तो होगी, अब न्यूसेलस न्यूट्रिशन देना भी स्टार्ट कर देगा, और न्यूसेलस न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देगा तो आपको पता है कि अब वो अब्रस्ट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लो जी, ये न्यूसेलस है और वो माइक्रोपाइलर एंड है। सीधे बीजांड से अपन बात करें कि वो माइक्रोपाइलर एंड है। ये लो जी, तो ये डायड बन गया बेटा, ये क्या बन गया, डायड। तो मियोटिक फर्स्ट हो गया, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, देन साइटोकाइनेसिस, तो ये डायड बन गया। और ये अभी तक न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है, यस। अब ये न्यूसेलस न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देगा इसको, डायड को। और अब आप जानते हो बेटा नेक्स्ट सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन, ओवरऑल एक मियोसिस हो गया, सेकंड मियोटिक डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस सेकंड। ये लो जी, कैरियोकाइनेसिस सेकंड। और कैरियोकाइनेसिस सेकंड होते ही आपको अच्छे से पता है बेटा कि वहां पर आप समझ पा रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस सेकंड होते ही आपको अच्छे से पता है बेटा कि वहां पर टेट्राड बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी, टेट्राड, लीनियर टेट्राड बन जाएगा। तो ये बेटा जी अपन बात रहे कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि अपन सीधे बीजांड के अनुसार बता रहे हैं तो ये माइक्रोपाइलर शीर्ष है। अगर अपन उल्टे बीजांड की ओर बताते हैं तो माइक्रोपाइलर ये हो जाता, चले जा वो हो जाता, वो तो आप समझ सकते हैं। यस बेटा, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, बीजांड द्वारे सिरा। और आप समझ सकते हैं यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि अभी थोड़ा हाँ न्यूसेलस इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, न्यूसेलस इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो ये न्यूसेलस अभी भी न्यूट्रिशन दे रहा है, अब धीरे धीरे अपन मात्रा की न्यूसेलस अब्रस्ट हो रहा है। और ये आपके पास में हो गया बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, गुरु बीजाणु चतुष्टय। और ये हमेशा और हमेशा कैसा टेट्राड होता है, लीनियर टेट्राड। तो देखो बेटा वहां आपने पढ़ा था
कि टेट्राहेड्रल टेट्राड हो सकता है, चतुष्फलकीय हो सकता है, आइसोबायलेटरल हो सकता है, और भी टी आकार कैसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल लीनियर टेट्राड होता है, रेखीय चतुष्क होता है, लीनियर टेट्राड, रेखीय चतुष्क होता है ना, मेगास्पोर टेट्राड, लीनियर टेट्राड। तो ये अपन बात उठा कि एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड से आप जानते हो कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए, और ये सारे मेगास्पोर आप जानते हो बेटा कि हैप्लॉइड हैं, ये जो मेगास्पोर हैं ये हैप्लॉइड हैं। तो ये जो पूरा इवेंट हुआ ये मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड, इस पूरी घटना को आप कहोगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। बेटा आपने सबसे पहले क्या बोला था कि एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित गुरु बीजाणु बनने के प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा, और ये घटना गुरु बीजाणु धानी यानी न्यूसेलस में होती है। और आपने कहा था फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम ए डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन, दिस प्रोसेस नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। यस बेटा, तो आपने कहा कि देखो ये गुरु बीजाणु न्यूसेलस से एक सेल डिफरेंशिएट होती है जिसको आप कहते हो मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल किसका कार्य है, न्यूसेलस बीजाणु का उत्तक का ही कार्य कि एमएमसी का निर्माण, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस लार्ज होती है, और मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जाएगी, केवल ये न्यूसेलस नहीं जाएगा, केवल मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, ये न्यूसेलस न्यूट्रिशन भी देता रहेगा, तो माइक्रो वो मेगास्पोर डायड बन जाएगा, मेगास्पोर डायड। सेकंड मियोसिस होगा तो आपका मेगास्पोर टेट्राड, तो चतुष्टय बन गया, यानी एक मियोसिस हो गया, एक मियोसिस से मियोटिक फर्स्ट और सेकंड, एक मियोसिस से। हाँ बेटा, अगर माइटोसिस फर्स्ट सेकंड लिखते हैं तो 2 विभाजन होते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ कैरियोकाइनेसिस तो 2 होते हैं, लेकिन एक मियोसिस गिना जाएगा। बात को समझ क्लियर बेटा? तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका बन गया मेगास्पोर टेट्राड। अब आप दिमाग लगाना इसके अंदर कि जो माइक्रोपाइलर एंड वाला देखो मेगास्पोर छोटा है थोड़ा, और जो अपन बात रहा कि चैलेजल एंड वाला जो मेगास्पोर है वो आकार में बड़ा है, ये देखो आकार में बड़ा है। यस, अब देखो बेटा क्या होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या होती है, तो इस ओवरऑल घटना को आपने कह दिया मेगास्पोरोजेनेसिस, और ये हमेशा रेखीय चतुष्क होता है, और रेखीय चतुष्क होता है। अब ये इसकी डायरेक्शन ये है, ये सीधे बीजांड के अकॉर्डिंग है, सीधे बीजांड के अकॉर्डिंग है, सीधे बीजांड के अकॉर्डिंग है। यस बेटा, सीधा बीजांड आप अच्छे से जानते हैं कि इस वे के अंदर आपका होता है, तो ये इस प्रकार से आपका बन गया माइक्रोपाइल से चैलेंजा की ओर। और अगर उल्टा बीजांड होता तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार आपका उल्टा बीजांड होता, और ये आपका चैलेंजा एंड होता और ये माइक्रोपाइल एंड होता। तो वो तो मैंने आपको समझा दिया, ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस। बोलो बेटा, अब आप दिमाग लगाओ बेटा जी कि भाई यहाँ जो सीधे के अकॉर्डिंग ये माइक्रोपाइल एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के 3 माइक्रोपाइलर एंड बीजाणु द्वारे शीर्ष की तरफ के 3 जो गुरु बीजाणु हैं, 3 गुरु बीजाणु वो अभ्रष्ट हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, 3 गुरु बीजाणु अभ्रष्ट हो जाएंगे। ये 3 गुरु बीजाणु क्या हो गए, अभ्रष्ट। तो आप कहोगे अपभ्रष्ट होते हुए गुरु बीजाणु, यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के 3 अभ्रष्ट हो जाएंगे। यस, और जो चैलाजल एंड है, चैलाजल एंड, ये चैलाजल एंड है, चैलेजल एंड, तो चैलेजल एंड की तरफ के हैं निभागीय सिरा जो है, निभागीय सिरा, यस और नो। तो चैलेजल एंड की तरफ का एक क्या रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। तो 3 तो डिजेनरेट हो जाएंगे, ये फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये जो कार्यात्मक गुरु बीजाणु है बेटा, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, आगे जाकर यही बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक। ये अकेला कार्यात्मक गुरु बीजाणु, अधिकांश आवर्त बीजों में ये अकेला कार्यात्मक गुरु बीजाणु ही बनाएगा। आपको मैं बताऊं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए, मस्त मजा आ जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये पूरी इवेंट आपकी हो गई मेगास्पोरोजेनेसिस। और आपके पास एक क्रियात्मक कार्यात्मक गुरु बीजाणु बन गया फंक्शनल मेगास्पोर। अब अपन नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसको मैं सिंपल वे में बेटा ऐसे बता सकता था कि भाई जैसे ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस से एक मेगास्पोर मदर सेल बन गई,
है ना, उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, डायड बन गया, यस बेटा, मतलब ऐसे डायड बन गया, क्लियर। ये मेगास्पोर मदर सेल है, फिर आप जानते हो कि इसके अंदर डायड बन गया, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो डायड बन गया, फिर आपको मैं बता देता कि ऐसे टेट्राड बन गए, और टेट्राड बन गया तो फिर तीन डिजनरेट हो गए, और एक चैलेंजा की तरफ का क्या रह गया, शेष रह गया। बोलो बोलो। तो बेटा जी इस प्रकार आपकी होगी एक इवेंट मेगास्पोरोजेनेसिस। बोलो 100% क्लियर है कि नहीं है ना। अब अपन बात करते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस की, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए आप, तो बेटा देखिए मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक, यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस बोल दो कि गुरु युग्मक जनन या मादा युग्मोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक का निर्माण। भ्रूणकोश, भ्रूण की पुट्टी, उसका निर्माण। यस बेटा। तो ध्यान दीजिए, मैं यहीं से आपके लिए बेटा मैंने बताया था, यहीं से मैं आपके लिए प्रति बीजांड यानी एनाट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग ले लेता हूं। तो मैंने एरो को ऐसे कर दिया, आपको मैंने वहां पर बताया था कि जैसे ऐसे इस प्रकार 3 डिजनरेट हुए, 3 अब्रस्ट हुए और एक फंक्शनल रहा, तो माइक्रोपाइलर एंड वाले अब्रस्ट हुए ना, चेलेजल एंड। अब अगर हम उल्टे की ओर उल्टे बीजांड के अकॉर्डिंग बताएंगे तो ये आपका माइक्रोपाइलर, वो चेलेजा है, ये माइक्रोपाइल है और वो चेलेजा है। बात को समझे। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसमें ये चेलेजा, ये माइक्रोपाइल होता है, क्लियर। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई अपन उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, एक प्रारूपिक बीजांड एनाट्रोपस के अकॉर्डिंग अपन लेते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा कि 3 मेगास्पोर डी जनरेटिंग हो गए, 3 मेगास्पोर अब्रस्ट हो गए। यस बेटा। तो यहाँ आपको पता है कि देखो 3 मेगास्पोर डीजनरेटेड, 3 मेगास्पोर डीजनरेटेड, तो 3 मेगास्पोर आपके डीजनरेटेड हो गए, और ये आपका यहाँ पे बच गया फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। यस बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर। तो प्रति बीजांड के अनुसार आप यहाँ कहोगे डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, यानी बेटा अपन यहां पर कहेंगे कि अपभ्रष्ट होते हुए, अपभ्रष्ट होते हुए गुरु बीजाणु। और ये किधर के 3 गुरु बीजाणु डीजेनरेटेड हुए, अपभ्रष्ट हुए, तो ये आपके हो गए माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड मतलब बीजांड द्वारी शीर्ष के। और ये आपका बेटा जो डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ ये आपका बच गया, ये है फंक्शनल, यहां पर बता दें फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये हो गया कार्यात्मक गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु बेटा क्या है, हैप्लॉइड एन, कार्यात्मक गुरु बीजाणु। और ये एंड क्या हो गया आपका, चैलेजल एंड, जो निभागीय शीर्ष। यस, यानी माइक्रोपाइल की तरफ से चौथा, माइक्रोपाइल की तरफ से चौथा। तो माइक्रोपाइल की तरफ से चौथा जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल है, कार्यात्मक है, वो फंक्शनल है, कार्यात्मक गुरु बीजाणु है, अभ्रष्ट होते हुए गुरु बीजाणु। ये बात आपकी समझ में आई। अब बेटा देखो 80% आवर्त बीजियों में, अधिकांश आवर्त बीजियों में भ्रूणकोश के निर्माण में केवल एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु, केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर भाग लेगा। तो ऐसे डेवलपमेंट को अपन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे, पॉलीगोनम या मोनोस्पोरिक बताएंगे वो आगे। तो बेटा देखो अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में, जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर कार्यात्मक गुरु बीजाणु जो आपके पास में बच गया बेटा, तो कार्यात्मक गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है, तो कार्यात्मक गुरु बीजाणु के केंद्रक में आपके पास में मुक्त केंद्रीय विभाजन होंगे, मुक्त केंद्रीय विभाजन, यानी बेटा कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर, इस कार्यात्मक गुरु बीजाणु के केंद्रक में आपका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा बेटा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, प्रथम समसूत्री विभाजन, क्योंकि अगुणित है, एन है, तो एन में तो क्या हो सकता है, माइटोटिक हो सकता है।
तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, यस बेटा, प्रथम समसूत्री विभाजन। और वो प्रथम समसूत्री विभाजन होगा तो ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो आप उसको कहोगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा। मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा तो बेटा इस मेगास्पोर में दो न्यूक्लियाई हो जाएंगे। कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे बेटा? दो न्यूक्लियाई, यस, 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। और आपको बता दूं बेटा मैं कि जो 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे तो यहां पर आपके पास में बनेंगे 2 न्यूक्लियाई। ये आपके पास में बन गए यहां पर 2 न्यूक्लियाई। अब इन न्यूक्लियाई की मूवमेंट होगी पोल्स की ओर, एक इस साइड मूव करेगा, एक इस साइड मूव करेगा। तो जैसे ही मूव करेंगे तो ये पोल्स की ओर पहुंच जाएंगे। ये पोल्स की ओर पहुंच जाएंगे बेटा, ये लो जी। तो ये न्यूक्लियाई हो गया और ये न्यूक्लियाई हो गया, एन एन अगुणित। तो कितनी कंडीशन में पहुंच गया बेटा? 2 न्यूक्लियाई स्टेज में चला गया। कितनी न्यूक्लियाई स्टेज में चला गया? 2 न्यूक्लियाई। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई कंडीशन में आ गया, यस। अब इन दोनों केंद्रकों में, दोनों ही केंद्र, इसमें भी और इसमें भी, आप जानते हो कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा। क्रमशः सेकंड माइटोटिक डिवीजन, द्वितीय समसूत्री विभाजन, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। और वो भी बेटा आप समझ सकते हो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बात को समझे? मुक्त केंद्रीय विभाजन। तो फलस्वरूप आप समझ सकते हो बेटा कि यहां पर कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे। यहां पर आपके पास जानते हो कि 2 न्यूक्लियाई यहां, 2 न्यूक्लियाई यहां और 2 न्यूक्लियाई यहां। तो ये कितने न्यूक्लियाई हो गए बेटा? 4 न्यूक्लियाई, 4 केंद्रक हो गए। बात को समझे? तो माइटोटिक फर्स्ट 2 न्यूक्लियाई, देन सेकंड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 4 न्यूक्लियाई, एंड फिर अपन कहते हैं बेटा कि थर्ड, यहां पर अपन कहेंगे बेटा कि थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा। और वो भी अपन कहेंगे कि भाई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। थर्ड आपका होगा, यानी तीसरा समसूत्री विभाजन। और तीसरा समसूत्री विभाजन होते ही आप समझ सकते हो बेटा, तीसरा समसूत्री विभाजन होते ही आप समझ सकते हैं बेटा कि यहां पर 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे बेटा? 8 न्यूक्लियाई, सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने न्यूक्लियाई हो गए बेटा? 8 न्यूक्लियाई हो गए, 8 केंद्रक हो गए। सही बेटा? ये 8 केंद्रक क्रमशः कितने डिवीजन से बने? तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन 2 न्यूक्लियाई, देन मूवमेंट सेकंड माइटोटिक डिवीजन 4 न्यूक्लियाई, देन थर्ड माइटोटिक डिवीजन 8 न्यूक्लियाई। ये मेगास्पोर में ही है। बात को समझ रहे हैं बेटा? और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रीय विभाजन। बात को समझ रहे हैं? अब बेटा जी क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, इन न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, यानी बेटा इन न्यूक्लियस का क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा तो दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई, इधर से एक मूव करेगा, इधर से एक मूव करेगा, और मूव करेगा तो फिर आप जानते हो कि बीच में 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे।
तो बीच में आपके बेटा 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे, तो 3 न्यूक्लियाई 1 2 3 और 1 2 3 और 1 और 2। यस बेटा, तो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट क्या हुआ, रीअरेंजमेंट क्या हुआ, 3 3 2 3। अपन कहेंगे अभी भ्रूणकोश में कि जो एम्ब्रियो सैक बनेगा उसमें न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट क्या होगा, केंद्र को विन्यास का 3 2 3, 3 और 3 6 और 2 8। बोलो हाँ ना। और अब बेटा आप जानते हो कि फाइनल यहां पर क्या होगी, वाल फॉर्मेशन। क्या होगी बेटा, वाल फॉर्मेशन। और वाल फॉर्मेशन की बात करें अपन तो भित्ति निर्माण। अब आपका फाइनल होगा वाल फॉर्मेशन, एक साथ साइटोकाइनेसिस, वाल फॉर्मेशन यानी बेटा भित्ति निर्माण, भित्ति निर्माण। यस बेटा, और भित्ति निर्माण होगा तो फाइनली आपके पास में एक प्रारूपिक एम्ब्रियो सैक बनेगा, एक प्रारूपिक आपके पास में क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो सैक। यस, तो आप जानते हो कि जो चैलेजल फंक्शनल मेगास्पोर है, निभागी की ओर जो कार्यात्मक गुरु बीजाणु है, उस कार्यात्मक गुरु बीजाणु में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, पहला समसूत्री विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रीय विभाजन, 2 न्यूक्लियाई, देन सेकंड माइटोटिक 4 न्यूक्लियाई, देन थर्ड माइटोटिक 8 न्यूक्लियाई, देन रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, केंद्रकों का पुनर्विन्यास, सही अरेंजमेंट, तो 3 2 3 एंड देन वाल फॉर्मेशन, भित्ति निर्माण। क्या होगा बेटा, वाल फॉर्मेशन। और उसी के साथ आपका बनेगा जो भी है एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो सैक। यस और नो। तो एक साथ अपन बात करना कि अब आपका होगा वाल फॉर्मेशन, जिसके बारे में सारी बातें आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। ये वाल फॉर्मेशन, सॉरी, और जैसे ही बेटा साइटोकाइनेसिस होगा या भित्ति का निर्माण होगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर चैलेजल एंड, अब अपन ने कहा ना अपन प्रतिबीजांड यानी अपन एनाट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और एनाट्रोपस प्रतिबीजांड में ये माइक्रोपाइल सिरा होता है, ये माइक्रोपाइल होता है, ये चैलेजा होता है ना। और सीधे बीजांड में यही इधर ही तो माइक्रोपाइल, इधर ही आपका चैलेजा होता है, लेकिन ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल होता है घूम के, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो उसके अंदर अपन लिख देंगे कि बेटा ये आपका माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। यहां पर भी मीनिंग सही कर देते हैं। यस बेटा, और ये आपको जानते हो कि ये आपका चेलेजल, सॉरी चेलेजल एंड है, ये निभागीय शीर्ष है, चेलेजल एंड है। यस बेटा, अब देखो सीधी सी बात है कि जैसे अपन बात बढ़ा कि वाल फॉर्मेशन होगा तो यहां चेलेजल एंड की ओर, चेलेजल एंड की ओर यहां अपन बात बढ़ा कि आपके पास में 3, यहां पर अपन बात रहे कि जो 3 न्यूक्लियाई थे तो वाल फॉर्मेशन हो गया, तो वाल फॉर्मेशन हो जाएगा तो 1 2 3, ये आपके पास में 3 एंटीपोडल सेल्स होंगी चैलेजल एंड पे। तो ये आपके पास में होगी बेटा क्या, 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल यानी प्रतिविन्यासित कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल प्रतिविन्यासित कोशिकाएं। यस, 3 एंटीपोडल सेल, क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि इधर माइक्रोपाइलर एंड की ओर, माइक्रोपाइलर एंड की ओर आप समझ सकते हैं बेटा कि यहां पर 2 सिनर्जिड, पहले 2 सहायक कोशिकाएं होंगी, सॉरी देखो 3D डायग्राम पीछे की तरफ निकले हुए, तो बेटा देखो यहां पर क्या होगा कि दो सहायक कोशिकाएं होंगी, लेकिन
पीछे अपन बात रहा कि एक एग सेल, ये दो साई कोशिकाएं होगी, और पीछे अपन बात रहा कि ये एग सेल, जो बड़ी कोशिका होगी एग सेल। क्लियर? तो यहां पर 3 सेल होगी, जिसमें से देखो ये दो तो सिनर्जिड हैं, आप समझ रहे हैं बेटा? ये दो तो बेटा आपकी हैं सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। यस। और ये अपन बात रहे जो पीछे की तरफ जो बड़ी सेल है, ये बड़ी सेल अपन बात बेटा की है आपकी, ये है एग सेल, अंड कोशिका, एग सेल। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि यहां पर आप जानते हैं कि ये वाल ये लो जी, तो ये सबसे बड़ी कोशिका सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ये सबसे बड़ी कोशिका है जिसको आप कहोगे सेंट्रल सेल, यानी केंद्रीय कोशिका। और यहां पर अपन बात उठा कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो 2 न्यूक्लियस थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये यहां पर अपन बात उठा कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ध्रुवीय केंद्रक, ये ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक। तो ऐसे अपन बात उठा कि आपका एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो सैक, जिसका अपन सेपरेट अभी डायग्राम बनाएंगे। तो ये एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। अब आप दिमाग लगाओ कि इस एम्ब्रियो सैक का निर्माण एक फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ, तो एक कैसा डेवलपमेंट हो गया? ये डेवलपमेंट बेटा आपका ओवरऑल डेवलपमेंट आपका क्या हो गया? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और 80% आवर्त बीजियों में यही होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश अपन उसको बोलते हैं, जिसमें आप देखो सेल की व्यवस्था क्या हुई? सेल की व्यवस्था ये हुई, 3 एंटीपोडल चेलेजा की ओर, एक सेंट्रल सेल और एक एग सेल और 2 सिनर्जिड, इनको मिलाकर अपन अंड उपकरण कहते हैं। तो ये 3 3 1 3, तो 7 कोशिका, और 3 2 3 8 केंद्रक, क्योंकि इस सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक हैं। तो बेटा 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, ये आपका अपन बात रहे कि क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो सैक। बात को समझ पा रहे हैं? तो खैर ये इसका एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम अपन एक बार और बनाएंगे पूरा डिस्क्रिप्शन देने के लिए। यस। तो ये आप समझ सकते हो कि मेगा गैमेटोजेनेसिस हो गया, यानी फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन गया। फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक। सही। अभी अपन बेटा इसका इसका अच्छे से डायग्राम देकर, और जो इसकी सारी घटनाएं हुई, इससे रिलेटेड सारी घटनाएं हुई कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस वे में हुआ, तो वो सारी बातें आपके सामने क्लियर करते हैं। यस बेटा। तो नेक्स्ट देखिए। तो देखिए बेटा, इस प्रकार आपके पास में डेवलप हो गया एक फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। तो देखिए बेटा कि ये जो भ्रूणकोश निर्मित हुआ आपके पास में, तो मैं आपको बता दूं कि एक अकेले मेगास्पोर एक के कार्यात्मक गुरु बीजाणु से हुआ, फंक्शनल मेगास्पोर। और आप जानते हैं कि मतलब 80% आवर्त बीजियों में, 80% आवर्त बीजियों में अकेला कार्यात्मक गुरु बीजाणु, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, अकेला कार्यात्मक गुरु बीजाणु सात कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण करता है, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसे आप मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हो। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक बीजाणु का विकास, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश बनता है, जिसको आप कहते हो पोलीगोनम, पोलीगोनम भ्रूणकोश, जो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है।
यस बेटा, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई 80% यानी मेजॉरिटी ऑफ एंजियो, अधिकांश एंजियोस्पर्म में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। आप जानते हो कि एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु होता है और 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, जो किस एंड की ओर होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, और चेलेजा की तरफ का एक फंक्शनल होता है। अगर वो सिंगल मेगास्पोर आप जानते हो कि फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर दे, तो ऐसे डेवलपमेंट को आप क्या कहते हो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हो, एक बीजाणुक विकास कहते हो, एक बीजाणुक विकास। और 80% आवर्त बीजियों में ये एक बीजाणुक विकास ही पाया जाता है। इसको आप मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोष प्राप्त होता है, 7 कोष की और 8 केंद्र की। बात को समझे बेटा। और मैंने सारे डिवीजन आपको बता दिए कि कैसे कैसे डिवीजन होते हैं। अब देखो ये जो 7 कोष के 8 केंद्र के हैं, इसमें 3 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड बीजाणु द्वारा शीर्ष की ओर अरेंज हुए थे, विन्यासित हुए थे। जब वाल फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पर 3 सेल बन गई, 2 सिनर्जिड, 2 साई कोशिकाएं, ये साई कोशिकाएं। इसके पीछे की तरफ एक बड़ी सेल, एग सेल, अंड कोशिका। तो एक अंड कोशिका, 2 साई कोशिकाएं, तो ये कितनी सेल हो गई, 3। और इन तीनों को मिलाकर आप क्या कहते हो, एग एपरेटस, अंड उपकरण। यानी अंड उपकरण के अंदर 2 साई कोशिका प्लस एक एग सेल, यानी 2 सिनर्जिड प्लस एक एग सेल, ये सम्मिलित होती है किसमें, अंड उपकरण में। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछ लिया गया बेटा कि अंड उपकरण किस सिरे की ओर होता है, माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि ये प्रति बीजांड है, उल्टा बीजांड है, तो माइक्रोपाइलर एंड, बीजांड द्वारा सिरे की ओर अंड उपकरण। अंड उपकरण में क्या सम्मिलित होता है, 2 सिनर्जिड, 2 साई कोशिकाएं और एक एग सेल, एक बड़ा एग सेल, हैप्लॉइड, एक हैप्लॉइड एग। तो आप जानते हो कि 2 सिनर्जिड, वो भी हैप्लॉइड, तो ये मिलकर बनता है अंड उपकरण। यस बेटा। फिर अगर अपन जाएं कि जो 3 सेल होती हैं, वो अपन बात बेटा कि चेलेजा की ओर 3 न्यूक्लियाई विन्यासित हुए, चेलेजा लैंडर की ओर, निभागीय सिरे की ओर भी 3 न्यूक्लियस अरेंज हुए, तो उनको आपने कहा एंटीपोडल सेल, प्रतिविन्यासित कोशिकाएं, 3 प्रतिविन्यासित कोशिकाएं जो निभागीय सिरे की ओर अरेंज हुई। यस बेटा। तो 3 और आप जानते हो कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो वो आप जानते हो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कोशिका जो सेंट्रल सेल, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और इनकी गुणिता भी n+n है। तो ये आपके सबसे बड़ी सेल आपकी होगी सेंट्रल सेल। तो केंद्रक तो कितने हो गए, 3 2 3 8 और 3 1 3। कोशिका सेल कितनी होगी, सेल्स हुई कितनी, 7 और न्यूक्लियाई कितने, 8। तो 7 कोश की और 8 केंद्र की, ये आपका हो गया एम्ब्रियो सैक। और इसका निर्माण केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर से हुआ, तो ये आपका हो गया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के थ्रू बना। किसके थ्रू बना बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के थ्रू आपका बना। यस बेटा। और ये आपका एक प्रारूपिक भ्रूणकोश आपका हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के निर्माण में भाग ले। अगर एक सिंगल मेगास्पोर से बनेगा तो वो तो मोनोस्पोरी डेवलपमेंट होगा, पॉलीगोनम में, ओनिथोरा में ये पाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ बातें बता देते हैं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और आप ये समझ चुके हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कि जब सिंगल मेगास्पोर अकेला ही कार्यात्मक गुरु बीजाणु, सिंगल मेगास्पोर भ्रूणकोश के निर्माण में भाग ले। यस बेटा। जब एक अकेला मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर भ्रूणकोश के निर्माण में भाग ले तो उसको आप कहोगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एग्जांपल आपका होगा बेटा पॉलीगोनम ओनिथेरा, पॉलीगोनम और ओनिथेरा। और बेटा ये सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे सामान्य प्रकार का डेवलपमेंट है, मोस्ट कॉमन है, क्योंकि मैंने ऊपर भी बता दिया मोस्ट कॉमन है, क्योंकि 80% आवर्त बीजियों में यही देखने को मिलता है, 80% आवर्त बीजियों में यही मिलता है। और बेटा आप दिमाग लाएं, देखो जब मेगास्पोर का निर्माण एक मियोसिस से हुआ था और यहाँ फिर उस मेगास्पोर न्यूक्लियस में 3 माइटोटिक डिवीजन हुए, तो आप जानते हो इस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर एक परिपक्व भ्रूणकोश बनने के अंदर आप जानते हो 1 मियोटिक डिवीजन, 1 मियोटिक प्लस 3 माइटोटिक, है ना बेटा। एक अर्धसूत्र विभाजन जिससे पहले मेगास्पोर बने, 3 नष्ट हो गए, अकेला मेगास्पोर में 3 माइटोटिक हुए,
है ना बेटा। तो इसको बनने में मैं आपको यहां बता देता हूं, इसको बनने में एक मियोटिक पहले मतलब अर्धसूत्री विभाजन जिसे 4 मेगास्पोर बने थे, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड से एक मियोटिक काउंट करते हैं, और 3 माइटोटिक यानी 3 समसूत्री विभाजन, इसके द्वारा आपका बनेगा 7 कोश की और 8 केंद्र की। बात को समझे? तो ये हो गया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब तुम जानते हो कि 80% और बीजों में है, अब कुछ में क्या देखने को मिलता है, बायोस्पोरिक डेवलपमेंट भी मिलता है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि बायोस्पोरिक डेवलपमेंट कहां मिलता है, वहां फिर 2 ही माइटोसिस होंगे। यस बेटा, तो देखो बायोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो बेटा देखो जो आपके पास 4 मेगास्पोर बने थे, 4 मेगास्पोर में से अगर 2 मेगास्पोर भ्रूणकोश के निर्माण में भाग ले, यस बेटा, है ना, अगर 2 मेगास्पोर की न्यूक्लियाई, यानी आप जानते हो कि 2 मेगास्पोर यानी 2 गुरु बीजाणु 2 मेगास्पोर के न्यूक्लियाई भ्रूणकोश निर्माण में भाग लेते हैं, तो एक मियोसिस तो हो ही जाता है, फिर 2 ही माइटोसिस होते हैं कि 2 से 4 और 8 हो जाएगा ना। तो ये अपन बात बढ़ा कि किसमें पाया जाता है, एलियम यानी जो प्याज का वंश है, लिलिएसी फैमिली का एलियम प्याज। यस, तो ये आपका होता है बायोस्पोरिक डेवलपमेंट। फिर अपन बात बढ़ा कि कुछ में आपका हो सकता है टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, है ना, तो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, तो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट में चारों के चारों टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, तो चारों गुरु बीजाणु के केंद्रक न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसैक निर्माण में भाग लेते हैं। तो एक ही माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 दूनी 8, एम्ब्रियोसैक निर्माण में भाग लेते हैं, जैसे एडोक्सा। यस बेटा, बात को समझे। और देखो बेटा, ये जो 7 कोश के 8 केंद्र की जो पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश बोलते हैं, सबसे सामान्य पोलीगोनम प्रकार का जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से बना है, ये पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। यस, और यहाँ देखो साई कोशिकाओं में यहाँ फिंगर लाइक अंगुलीनुमा प्रवध होते हैं, ये अंगुलीनुमा प्रवध जो होते हैं, अंगुलीनुमा प्रवध, और ये बेटा अंगुलीनुमा प्रवध आपके होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतुरूपी समुच्चय। तो जब ये पोलन ट्यूब आती है तो उसको गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं इधर की ओर एंट्री से। पोलन ट्यूब ओव्यूल में किधर से भी एंट्री हो सकेगी, अपन आगे बताएंगे, लेकिन एम्ब्रियोसैक में ओनली एंड ओनली कहां से एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी। तो ये गाइड करेंगे, ये केमिकल सिक्रेट करेंगे, तो कीमोट्रोफिक मूवमेंट, रसायनुवर्तन कीमोट्रोफिक मूवमेंट करेगा। बोलो हाँ ना बेटा। तो ये आपके सामने हो गया जो 7 कोश की और 8 केंद्र के एक प्रारूपिक भ्रूणकोश, जिसका क्वेश्चन पीछे सब्जेक्टिव पूछा गया है कि आप सीधी सी बात है कि एक प्रारूपिक भ्रूणकोश का निर्माण मोनोस्पोरिक है, एक बीजाणु विकास है, समझाइए। तो आप कैसे समझाएंगे कि पहले एक मेगास्पोर मदर सेल, वो पहले मेगास्पोरोजेनेसिस से आएंगे, फिर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करोगे, फर्स्ट और सेकंड 4 मेगास्पोर बनाओगे, फिर 3 को नष्ट कर दोगे, फिर अकेले मेगास्पोर में 3 माइटोटिक करके 8 न्यूक्लियस बनाओगे, फिर अरेंज करोगे और 7 कोशिका बनाओगे। तो फिर आप कहोगे कि देखो 3 तो नष्ट हो गए, अकेला मेगास्पोर ने ही ये 7 कोश के 8 केंद्र की डेवलपमेंट कर दिया, और केवल एक मेगास्पोर ने ही इसके निर्माण में भाग लिया, तो इसको आप मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। पोलीगोनम भ्रूणकोश 7 कोश की और 8 केंद्र की। बोलो हाँ या ना बेटा। यस, तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट। और इसका पूरा प्रोजेक्शन की 3 एंटीपोडल कहाँ होती है, पोलर न्यूक्लियस सेंटर सेल में होते हैं, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। तो अंड उपकरण क्या होता है, एग एपरेटस क्या होता है। बात को समझे। अब सीधी सी बातें, कुछ अंतर, कुछ बातें, कुछ स्पेशल पॉइंट्स, उनका भी अपन स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा देखो कुछ स्पेशल पॉइंट क्या है, मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं आपको यहाँ अच्छे से बता दूं बेटा कि देखो वहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम में कई पीएमसी, ये स्पेशल नोट है, ये कंपटीशन के लिए स्पेशल नोट। यस, तो बेटा आप जानते हैं ऐसे आपके दिमाग को खोलने के लिए कि वहाँ देखो मेगास्पोरेंजियम में पूरे लघु बीजाणुजन उत्तक से कई लघु बीजाणुजन उत्तक से कई पीएमसी विभेदित हुई।
कई पोलन मदर सेल विभेदित हुई थी। बोलो, यहां एक गुरु बीजाणु धनी में एक न्यू सेल्स से एक ही एमएमसी, एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभेदित हुई, एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभेदित हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई? केवल एक कोशिका विभेदित हुई और वहां पर कई पीएमसी विभेदित हुई थी। चलो पहला स्पेशल नोट समझ में आया। अब दिमाग लगाओ और कि बेटा देखो वहां पर हर पीएमसी क्रियाशील थी, है ना, और सॉरी हर पीएमसी से, यानी वहां पर एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने, 4 लघु बीजाणु, 4 माइक्रोस्पोर 4 लघु बीजाणु बने, चारों के चारों क्रियाशील थे और उन्होंने परागकण बनाया नरिगमोद्भिद। यहां आप जानते हो कि जो 4 एक एमएमसी से मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर गुरु बीजाणु, 4 गुरु बीजाणु बने, उनमें से कितने क्रियाशील रहे? एक ही क्रियाशील रहा, एक ही क्रियाशील। तो वहां तो अपन ऐसे कहेंगे कि जैसे मान लो कि 100 लघु बीजाणु बनाने तो 25 पीएमसी चाहिए, है ना। हाँ, टेट्राड बने तो 100 चाहिए, लेकिन अगर 100 लघु बीजाणु चाहिए तो 25 पीएमसी चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ कार्यात्मक, क्योंकि गुरु बीजाणु आगे कार्यात्मक तो बनाएगा ना भ्रूणकोश, अगर आपको यहाँ 100 कार्यात्मक गुरु बीजाणु चाहिए तो 100 एमएमसी से ही 100 बनेंगे, 100 एमएमसी से 100 गुरु बीजाणु बनेंगे कार्यात्मक। क्यों? क्योंकि 100 से बनेंगे 400, लेकिन 1 से 4 बनते हैं तो 3 अपभ्रष्ट हो जाते हैं, तो 100 से 400 बनेंगे तो 300 अपभ्रष्ट हो जाएंगे, 100 ही कार्यात्मक रहेंगे, 100 ही क्या रहेंगे? कार्यात्मक। बोलो बेटा। फिर देखो और क्या बातें थी, और स्पेशल बातें बताऊं मैं आपको कि वहां चतुष्टे कई प्रकार के बने थे। माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो लघु बीजाणु चतुष्टे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी बेटा लघु बीजाणु चतुष्टे। तो लघु बीजाणु चतुष्टे वहां कई प्रकार के बने थे, है ना, कई प्रकार के बने। यस बेटा, जैसे चतुष्फलकीय, आइसोबाइलेटरल बने या नहीं बने। और यहां गुरु बीजाणु चतुष्टे, यहां गुरु बीजाणु चतुष्टे केवल क्या बना? गुरु बीजाणु चतुष्टे। यहां पर चतुष्टे आपका क्या बना? लीनियर ओनली, रेखीय। क्या बना बेटा? केवल रेखीय। बात को समझे? अरे बोलो। तो यहां पर केवल अपना बात बेटा कि केवल रेखीय गुरु बीजाणु चतुष्टे बनता है और वहां कई टाइप के आपके चतुष्टे बनते हैं। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हो गई। मैंने बेटा पूरा मेल सेक्स ऑर्गन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बता दिया। आप बिल्कुल रिपीट करके देखेंगे तो मजा आ जाएगा, टॉपिक बहुत मस्त क्लियर होगा। मैंने आपको गुरु बीजाणु जनन भी बता दिया और मेगा गैमेटोजेनेसिस भी बता दिया। दोनों तरफ आपके गैमेटोफाइट बन गए, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब पोलिनेशन होगा। क्या होगा? पोलिनेशन। लेकिन बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहां तक के बहुत अच्छे क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहां तक के सारे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा दूंगा। पहले क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से 2 क्वेश्चन नीट में हर साल आते हैं, मैं आपको 100% ईयर बाय ईयर गिनाऊंगा, और वो एक टॉपिक है पोलिनेशन, परागण। क्योंकि एक तरफ मेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया, एक तरफ फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया, तो अब ट्रांसफर होगा पोलिनेशन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पर, तो उस घटना को आप कहोगे पोलिनेशन, परागण। क्या कहोगे बेटा? पोलिनेशन, परागण। तो अब अपन आपके सामने वो घटना प्रदर्शित करेंगे, पोलिनेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस, ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, तो बेटा मैं आपसे कहता हूं कि लेक्चर देखने के बाद में आप पूरा मेल वाला भी पढ़ लो और पूरा फीमेल वाला भी पढ़ लो, दोनों पढ़ लो। फिर मैं कुछ थ्योरी भी बोलूंगा और फिर मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा पोलिनेशन, परागण। थैंक यू वेरी मच। बहुत मस्त रहें, अच्छे रहें, अच्छा खाते रहें। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी जितने भी अपन बात रहे, जांगीर, सारे बच्चे मेरे थे प्यारे प्यारे बच्चे, तो फूल की तरह खिलते रहें और घर पे अच्छा खाते रहें। आपका बेटा 12वीं के साथ का सपना है, तो 12वीं के साथ एग्जाम थोड़ी चाहे लेट हो, लेकिन 12वीं के साथ आपको पूरे हिंदुस्तान में रैंक ठोकनी है। और एक एक पॉइंट, एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे। टॉपिक जो आपको एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी जो भी कराएंगे, उसमें एक भी लाइन एनसीईआरटी की रहेगी नहीं, एक भी लाइन कंपटीशन की रहेगी नहीं, और एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर से नहीं आएगा। इसका प्रमाण क्या देख सकते हो? अभी नीट सितंबर में होनी है, सॉरी जब भी नीट आपकी होनी है, तो नीट होनी है तो ये टॉपिक हो जाएगा जब तक, तो उसके अंदर अगर गारंटी है इसके अंदर से आपके क्वेश्चन होंगे। यस, थैंक यू वेरी मच।